गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एकेडमिक अचीवमेंट, जो आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं एक इंडिविजुअल के, उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट। बाकी एमसीक्यू वाला सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आप ज़रूर लाइव क्लास अटेंड करिए और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और इससे पिछले वाले जो आपके HP PGT टीचिंग लर्निंग BEd पार्ट के जो भी टॉपिक हैं वो भी ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए, तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होती क्या है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता के बारे में बात करें, ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू कम अप विद और जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटी। मतलब क्रिएटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो क्रिएटिव बच्चा है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अब सारी सोच होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि वो किसी प्रॉब्लम के बारे में मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढ पाता है, एक नए तरीके से सोच पाता है। तो एक क्रिएटिव बच्चा आप किसे बोलोगे, या क्रिएटिव कौन होगा? जिसके पास नए आइडियाज़ हों, और वो आइडियाज़ कैसे होने चाहिए? नोवल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से देखा और सुना, नहीं, ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम दूसरों से देखते हैं और एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो आपका टैलेंट है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी हम किसे कहेंगे? क्रिएटिविटी आप तब मानेंगे हम उस चीज़ को कि जब आपके जो आइडियाज़ हों ओरिजिनल हों, टोटली नए हों, ठीक है। तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं? क्रिएटिविटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। और अगर क्रिएटिविटी के बारे में हम बात करें तो जो टॉरेंस है, जिन्हें फादर ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा जाता है, उन्होंने 4 प्रोसेसेस क्रिएटिविटी की बताई हैं: प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी आपको इसी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ क्रिएटिविटी कौन है, तो टॉरेंस इसका आंसर होगा। और टॉरेंस के अकॉर्डिंग ही ये प्रोसेसेस आ जाती हैं, जो कि सीक्वेंस वाइज भी आपसे क्वेश्चन के बाद पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन, ठीक है। हिंदी में प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार आ जाता है, ठीक है। सीक्वेंस भी यही रहेगा। अब बात करते हैं ये होता क्या है। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप कितना जल्दी किसी नए आइडियाज़ तक आ पाते हो, है ना। उसे वही हुआ ना, कितने फ्लुएंट हो आप, ठीक है, कितना जल्दी आप कर पाते हो, प्रवाह कितना है आपका, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, तो कितना जल्दी रैपिडली आप उससे रिलेटेड नए नए चीज़ों के बारे में सोच पाते हो, उसे हम फ्लुएंसी का नाम देते हैं। तो क्रिएटिव जो बच्चा है वो फ्लुएंट होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं, मल्टीपल सोल्यूशन सोच पाए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी, जैसे मैंने कहा, आइडियाज़ जो है वो टोटली नए होने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो आप, वो नहीं, ठीक है। ओरिजिनल होने चाहिए। एंड इलेबोरेशन, आपके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस आइडिया को डिस्क्राइब कर पाओ। उसके जैसे हम बोलते हैं ना कि एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेबोरेट भी कर पाओ। तो फ्लुएंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन, ये आपने याद रखना है। टॉरेंस के अकॉर्डिंग ये 4 प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, जो किसने दी है? ग्रैहम वॉल्स ने दी है। इन्होंने भी 4 स्टेजेस दी हैं। इन्होंने प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पिरेशन और वेरिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तैयारी, इंक्यूबेशन, प्रेरणा और सत्यापन। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो प्रेपरेशन के बारे में बात करें, मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। जैसे आइंस्टाइन ने भी कहा है कि द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज़ ऑफन मोर एसेंशियल देन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करना है, आपने उस चीज़ पे टाइम लगाना है, ऐसे सडनली किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच जाना है। जो भी क्रिएटिव बच्चा होता है, या क्रिएटिविटी की अगर बात करें, तो आप पहले किसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, सीधा एकदम से झटके से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है। तो आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से उसे अप्रोच करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसे नाम दिया है प्रेपरेशन का, ठीक है। तैयारी करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली सोल्यूशन पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो प्रेपरेशन आ जाता है, जिसमें आप अच्छे तरीके से नए नए आइडियाज डेवलप करते हो, सोचते हो उस बारे में, ओके। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला कि आप कॉन्शियसली नहीं कुछ चीज़ सोचते हो,
ठीक है, बट आपके माइंड में अनकॉन्शियस लेवल पर वो इंडिविजुअल कोई भी है उसके मन में ये क्रिएटिव प्रोसेस चल रही होती है। जैसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो अनकॉन्शियस माइंड में उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश चल रही होगी कि क्या होगा इसका सोल्यूशन, है ना। तो मतलब ये क्या आ गया, दिस इज़ द टाइम आउट फेज वेयर इंडिविजुअल डज नॉट इंगेज इन एक्टिविटी, ठीक है, एटलीस्ट देयर इज़ नो ओवर्ट एक्टिविटी बट द प्रोसेसिंग और ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज गोज ऑन एट दिस स्टेज, ठीक है। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो पीछे आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होगी, ठीक है। कॉन्शियसली एक्टिवली हम नहीं सोचे उस प्रॉब्लम के बारे में, बट ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये हमारे अचेतन मन में चल रही होगी, ठीक है। उसे इनक्यूबेशन का नाम दिया, मतलब पनप रही होगी एक तरह से। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशन। मतलब इंक्यूबेशन स्टेज के बाद क्या होगा, हमारे माइंड में सडनली इंसाइट में, जैसे बोला कि एकदम से कोई आइडिया आता है, उस प्रॉब्लम का एकदम से सोल्यूशन हमें सूझता है, क्यों अच्छा इसे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, एकदम से होता है ना कई बार, उसे नाम दिया इंस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक आता है कि अच्छा ऐसे होगा, है ना, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ के बारे में, तो नए आइडियाज़, नई पॉसिबिलिटीज़ एमर्ज होती हैं इसमें। इसमें जो इंडिविजुअल है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियस होता है स्टेज में, ठीक है, और वो जो भी प्रॉब्लम है उसको रीफॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है कि अच्छा अब मतलब आपके सामने वो सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। अब आप देखते हो फिर से प्रॉब्लम को सोचते हो, उसके बारे में सोचते हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे था, ये मेरा सोल्यूशन है, मैच कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसे नाम दिया इंस्पिरेशन। प्रेपरेशन में आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, इंक्यूबेशन में उससे रिलेटेड अलग अलग क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो पनप रही है आपके माइंड में, और इंस्पिरेशन में आपके सामने कोई सडनली आइडिया आ जाता है, फिर उस आइडिया को आप वेरीफाई करते हो, इवैल्यूएट करके देखते हो, उसका मूल्यांकन करके देखते हो कि ये सही है सोल्यूशन या नहीं है, ठीक है। इसमें आप सोल्यूशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, पिछली स्टेज में भी जा सकते हो, फिर से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, नया इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो, नया सोल्यूशन भी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये सारे इसके स्टेप्स। पहले क्या होगा, लास्ट में वेरिफिकेशन करोगे, उससे पहले इंस्पिरेशन, उससे पहले इंक्यूबेशन, और उससे पहले होगा प्रेपरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, सीक्वेंस में याद रखना है इसे। नेक्स्ट है वेज टू एनहेंस क्रिएटिविटी। ये जो रचनात्मकता या सृजनात्मकता है, इसे आप और बेहतर कैसे बना सकते हो। तो टॉरेंस ने बच्चों पे स्टडी की और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं किसी बच्चे में क्रिएटिविटी को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी रिस्पेक्ट टू फुल टू अनयूजुअल क्वेश्चंस। अब क्रिएटिविटी है तो सामने बच्चा क्या है, क्वेश्चंस भी पूछेगा, वो अनयूजुअल भी हो सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, आपको लग रहा है कि क्या पूछ रहा है ना। तो रिस्पेक्टफुल होना है, ऐसा नहीं कि भाई ये क्या पूछा तूने, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इस तरह ट्रीट नहीं करना है बच्चे को। जो भी वो इमेजिन करते हैं उनके क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए रिस्पेक्टफुल रहना है। आपने बोला इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ और बच्चे ने सोल्यूशन बताया और आपने बोला ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है, नहीं, चाहे गलत है सही है वो एक अलग बात है, रिस्पेक्ट देनी है उस चीज़ को, उसके आइडिया को, तभी उसके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि नए नए आइडियाज़ को वो क्रिएट कर पाए, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी बताना है कि भाई क्या वैल्यू है इन आइडियाज़ की, नए आइडिया से आपने भी उन्हें अवगत कराना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपने क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करके उनको देना है, ऐसा नहीं कि भाई इसके मार्क्स मिलें या कुछ, ठीक है। वैल्यूएशन के डर की वजह से बच्चा नए आइडियाज़ नहीं रिप्रेजेंट कर पाता, उसे लगता है यार मैं लिखूंगा गलत हो जाएगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इवैल्यूएशन का डर ना हो, इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करने को देना है जहाँ पे वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी लिख सके, मतलब, ठीक है। फिर उसे कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसे रिलेट करना है, और बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए खुद इनिशिएटिव लेने के लिए भी आपने क्या करना है, एनकरेज करना है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी क्रिएटिविटी के बारे में जब बात आती है, आपने बच्चे को मौके देने हैं, अवसर प्रदान करने हैं, उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है, और साथ में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, मतलब इसका मोटिव होता है अलग अलग आइडियाज़ जो हैं वो क्या कर सके, बच्चे के दिमाग से बाहर आ सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान क्षमता क्या होती है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, हाउ यू थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। ये बोला जाता है, ये माना गया कि कोई भी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने क्या करना है कि उस प्रॉब्लम के बारे में आप किस तरीके से सोचते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो प्रॉब्लम,
ठीक है। तो हमेशा आपने क्या सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है, नेगेटिवली नहीं सोचना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने किसी भी तरह की आ सकती हैं, उसके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे कि एक मेथड आता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है, वैज्ञानिक विधि, जिसके स्टेप्स दे रखे हैं। पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई और डिफ़ाइन करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर क्या करना है, एनालाइज करने की कोशिश करनी है उसके कॉजेज़ को। फिर उससे रिलेटेड रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने एक्वायर करनी है, उसे एनालाइज करना है, और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में सोचना है आपने। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करनी है आपने। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है उसे क्या करना है, आपने इवैल्यूएट करना है। अब जब मतलब यहाँ पे मान लो कोई सॉल्यूशन आपने सोच लिया, बट अब ज़रूरी थोड़ा ना वो सही है या गलत, वो चेक करना है आपने वैल्यूएशन में, मतलब ये सही है या गलत। तो क्या हो सकता है, या तो वो सही हो सकता है तब तो ठीक है, या फिर गलत हो सकता है, तो क्या करना है, रिजेक्ट भी कर सकते हो आप, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब ये जो सारी प्रोसेस है एक सर्कल में इसी तरह चलती जाती है, ठीक है। इसे साइंटिफिक मेथड कह देते हैं। इसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसके अलावा ट्रायल एंड एरर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, गलतियाँ कर करके, प्रैक्टिस कर करके किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँच सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा इंसाइट मेथड, अपना जो समझ है, सूझबूझ है, उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे तरीके हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में। तो एकेडमिक अचीवमेंट आई थिंक इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने वाला, आपको पता ही है। ये जो अचीवमेंट है ये एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करें, एकेडमिक्स के बारे में, तो उसका एंड प्रोडक्ट है ना। तो मतलब एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ पीपल्स रेफर्स टू द नॉलेज अटेन्ड एंड स्किल डेवलप्ड इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अब जो भी कोर्स है उसमें बच्चा क्या पढ़ता है, कितना सीखता है, ठीक है, कितनी नॉलेज एक्वायर की उसने, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा समझने वाला नहीं है, जिसके लिए अब अलग अलग टेस्ट मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, जिसके बेसिस पे बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी को हम एकेडमिक अचीवमेंट का नाम दे देते हैं। तो गुड जो है उन्होंने रेफ़र किया कि एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, द नॉलेज अटेन्ड और स्किल डेवलप्ड इन द स्कूल सब्जेक्ट्स यूजली डिज़ाइन बाय टेस्ट स्कोर और मार्क्स असाइंड बाय द टीचर। उसे इन्होंने किसका नाम दे दिया, अचीवमेंट का नाम दिया या एकेडमिक अचीवमेंट का। जबकि क्रो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट एज द एक्सटेंट टू विच अ लर्नर इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस इन ए गिवन एरिया ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो जो भी उसे प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब वो सीखता है, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब जब आप बच्चा क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो परफॉर्म करता है, यहाँ एकेडमिक्स के बारे में बात करें, उसका कुछ रिजल्ट आता होगा, वहाँ पे पता चलता है कि कितना अचीव किया है ना, नहीं किया, वो एकेडमिक अचीवमेंट आ गया। बट बाकी बच्चे के सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कह देते हैं, जिसके बेसिस पे वो सॉल्व कर पाता है, जिसके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकता है। और क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए भी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसेसेस होती हैं, है ना। ये सारे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो बाकी पिछले भी जो लेक्चर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जो भी MCQs वगैरह हैं उनको भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।